कि उस प्लेन में सवार जो 242 यात्री थे उनके शवों की पहचान कैसे की जाएगी। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अहमदाबाद में जिस तरीके से विमान हादसे की तस्वीरें आई, उसने न सिर्फ पूरे देश भर में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लोगों की ओर से भी शोक संदेश आ रहे हैं और हर कोई ये देख करके हैरान है कि इतना बड़ा हादसा और जिस तरीके से आग का गोला बन गया बाद में वो ये कैसे हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उस प्लेन में सवार जो 242 यात्री थे उनके शवों की पहचान कैसे की जाएगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसमें कोई भी नहीं बचा, तो कोई भी नहीं बचा। अब उनके परिजनों से डेड बॉडीज कैसे सौंपी जाएंगी, बर्निंग बॉडीज हैं वो, इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अमूमन केसेस में क्या होता है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। सर, आपने अपनी जर्नी में कई ऐसे हादसे देखे होंगे, लेकिन जब बॉडी को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाए तो उनके परिजनों को फिर कैसे शव को आप हैंड ओवर करेंगे? जिन लोगों ने भी अभी इन वीडियोस को देखा है, फुटेज को देखा है, और कई लोगों ने वहाँ मोबाइल से प्लेन के वीडियोस जो बना रहे थे, उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था। वो शायद आम तौर पर जैसे प्लेन उड़ता है तब वीडियोस बनाते हैं और फिर अचानक से वो डाउन जाता है और एकदम से कुछ सेकंड्स में ही आपको आग का एक बड़ा गोला देखने को मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक चलता फिरता बॉम्ब होता है, इस तरह का जो प्लेन होता है, और ये लंबे डिस्टेंस का प्लेन था, तो इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। फ्यूल बड़ी तादाद में था क्योंकि सिर्फ टेक ऑफ कर ही रहा था, यानी पूरा फ्यूल उसमें बरकरार था। जैसे ही इसने ग्राउंड पर टच किया है, उसकी जो भी वजह है, मेडे कॉल पायलट का और ये कहना कि ये कंट्रोल में नहीं है मेरे प्लेन, इसके बाद में तो बहुत सारे सवाल हैं। उस पर हमने एक और वीडियो बनाया है, वो दर्शक ज़रूर देखें कि ये हादसा या साजिश, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्यों नहीं इनकार किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही इम्पैक्ट होता है उसके बाद में इस सारे फ्यूल में जब आग लगती है तो उसके बाद ये एक बड़े बम धमाके की तरह होता है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। यह आशंका पहले भी थी, पुष्टि का इंतज़ार किया जा रहा था। सभी 242, चाहे वो यात्री हों या फिर क्रू मेंबर्स हों, दोनों पायलट्स हों, इन सभी की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ मौत तक नहीं है। यह हादसा इतना भीषण है कि जैसे मान लीजिए समंदर में गिरता है, कहीं और क्रैश होता है, आग नहीं लगती है, कम फ्यूल होता है, तो आप देखते हैं कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर जो प्लेन हादसा हुआ है, इसमें बुरी तरह से सभी बॉडीज़ जल चुकी हैं, जिनको पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है, बहुत ही दयनीय भयावह स्थिति है। जो भी इसको सुन रहा है, ठीक कहा आपने, न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में लोग दहल गए हैं। इस भयानक मंजर को अब देखना बड़ा मुश्किल होगा। अभी तो वीडियोस देख के लोग देख रहे हैं कि ये देखिए ये प्लेन गए, उठा और फिर नीचे जाके क्रैश हो गया, जो उससे सीधे कनेक्टेड नहीं है। लोग, मैंने तो अभी जब से इसका कवर कर रहा हूँ तब से देखा, लगातार परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारे अपनों की सूचना दे दो, बच्चों के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो बच्ची पढ़ने जा रही थी, हमारी बहन जा रही थी, भांजी जा रही थी, माता पिता जा रहे थे। बहुत सारे लोगों को रोते बिलखते मैंने देखा है। अब ये सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें पता है कि इनके परिवार के लोग कौन कौन से इस AI-171 से, इस बोइंग से, जिसको ड्रीम लाइनर कहते हैं, कौन कौन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। ये पूरे परिवार के लोग या इनके जानने वाले लोग उस जगह पर जुटे हुए हैं पहले से ही। जैसे ही हादसे की खबर आई थी उसके कुछ देर बाद कुछ लोग वडोदरा से आए, कुछ लोग आसपास के क्षेत्रों से आए। देखिए, फ़्लाइट कौन पकड़ता है? फ़्लाइट वही लोग अहमदाबाद से पकड़ेंगे जिनके कोई नियर डियर अहमदाबाद में रह रहे होंगे, या फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए कुछ आसपास के इलाकों से भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन दिल्ली के बजाय अहमदाबाद वही लोग प्रेफर करेंगे जो गुजरात के अन्य अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। तो वाया रूट वडोदरा अहमदाबाद से बहुत दूर नहीं है। इसी तरह से कुछ और आसपास के क्षेत्र, तो यहाँ पर जितने भी लोग थे, इनके परिजन ज़्यादातर लोग आसपास ही हैं। ये लोग पहले से वहाँ पहुँच गए। इन्होंने देखा, जैसे ही गए तो अफरा तफरी का माहौल इस पूरी जगह पर था। मैदानी नगर जो इस जगह का नाम है, जहाँ पर इस हॉस्पिटल के हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा है। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक का इलाका है, बहुत थोड़ी दूरी पर मौजूद ये इलाका है। यहाँ पर जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद आसपास के क्षेत्र में भी आग ही आग देखने का, सिर्फ इस प्लेन में नहीं, जिस जगह पर ये गिरा है वहाँ पर अगर आप पेड़ों को देखेंगे, आसपास की दुकान, उस रिहायशी इलाके में आग ही आग देखने को मिली और लोग वहाँ से भागने शुरू हुए। इवैक्यूएट कराया गया, इस जगह को खाली करवाया गया है एहतियातन, अभी भी खाली है। स्थानीय लोग बाहर खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं, बाहर से लोग बड़ी तादाद में पहुँच गए। पहुँचने की वजह से वहाँ ट्रैफिक, ग्रीन कॉरिडोर, भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने पहले ही बोला कि ग्रीन कॉरिडोर बनाइए। फिर पुलिस ने आकर ग्रीन कॉरिडोर को क्लियर रखने की अपील की,
ताकि एम्बुलेंसेस और गाड़ियां तेज़ी से निकल। एम्बुलेंसेस की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों ने अपनी कारों का भी योगदान दिया, चाहे वो शवों को ले जाने में हो, चाहे वो घायलों को ले जाने में। बड़ी तादाद में लोग अपनी अपनी गाड़ियों से भी लेकर गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो मतलब काफ़ी तादाद में है। अहमदाबाद अपने आप में इतना बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ कमी को देखते हुए वडोदरा से फ़ौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलवाना पड़ा। यानी कि इस आग का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको ये सारी भूमिका बता रहा हूँ कि इस आग का अंदाज़ा लगाइए। सिर्फ उसको तस्वीरों में आप देख रहे हैं या मैंने जैसे बयां किया उससे अंदाज़ा लगाइए। उसको जो सहन किया है वो या तो प्लेन में बैठे उन सभी यात्रियों ने जो सब ख़त्म हो चुके हैं उन्होंने, और या फिर स्थानीय लोगों ने जो आसपास के लोग थे। अब जब इस तरह का हादसा होता है, प्लेन में भगदड़ हुई होगी या उसका मौका मिला होगा, नहीं मिला होगा, उस सिचुएशन को सोच सोच के दिमाग घूम जाएगा। मैंने इसको बहुत सोचा। 1:38 पर प्लेन उठता है, 1:40 पर 2 मिनट के अंदर वो डाउन आता है, और जब ब्लास्ट होता है तो एक आग का गुबार दे, किसी को कोई मौका नहीं मिला होगा। आमतौर पर सीट बेल्ट लगाकर लोग रखते हैं, तो सीट बेल्ट लगाने से ये होगा कि सभी लोग वहाँ पर चिन्हित होकर अपनी जगह पर बैठे होंगे। हो सकता है आग लगने के बाद कुछ अफरा तफरी हुई हो। प्लेन में क्या हुआ इसका सिर्फ मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और इतने का भी मौका मिला है नहीं मिला है कहना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे होंगे उसमें, कई युवा होंगे, कई पढ़ने बच्चे लंदन जा रहे थे वो होंगे, कई बुज़ुर्ग होंगे, कई लोगों को उठने का मौका भी नहीं मिला होगा। तो उन लोगों को टिकट से आइडेंटिफाई किया जाएगा, किस जगह पर बैठे थे, पैसेंजर लिस्ट के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर भी हम देखते हैं कि प्लेन में, और प्लेन का जो इम्पैक्ट होता है उसके बाद सीट उखड़ जाती है, इधर के उधर फेंका जाते हैं, तो कोई बहुत व्यवस्थित तरीके से वो प्लेन, अब तो उसका कुछ बचा भी नहीं जिस तरीके से तस्वीर। अब ये सब अगर सब कुछ जल चुका है तो ह्यूमन बॉडी जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जली होगी इस प्लेन के बाकी हिस्सों के, तो उसको आइडेंटिफाई करना तो असंभव है, नामुमकिन है। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इस नामुमकिन परेशानी से निकलने के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि एक तो पहले क्लोज कनेक्टेड परिवार के लोग, कई लोगों के परिवार के लोग नहीं, मैंने ऐसे लोग भी देखे जो किसी के पास आए थे, कोई जानने पहचानने वाले लोगों के यहाँ रुके हुए थे, या कहीं से वो आकर अहमदाबाद आते हैं और फिर वो जानने वालों के यहाँ से एयरपोर्ट तक आते हैं। हो सकता है वो कहीं और दिल्ली या किसी और। अब इनके जो नियर डियर होंगे, जो परिवार के लोग, इमीडिएट परिवार के लोग होंगे, वो जब तक नहीं पहुँचते उनका आइडेंटिफिकेशन बड़ा मुश्किल होगा। इसमें किया ये जाएगा कि डीएनए सैंपल लिया जाएगा और फिर डीएनए को मैच किया जाएगा। वो डीएनए मैच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि डीएनए हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होता ऐसे बर्निंग केसेस के। हाँ, ये जो बर्निंग केस है इस पर मैं ज़रूर उज्ज्वल एक बात कहना चाहूँगा। आमतौर पर हॉस्पिटल्स की जब बात आती है तो हम जानते हैं कि बड़े अहमदाबाद में बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, सिविल अस्पताल में बड़ी तैयारियां की गई, लेकिन जब सबके सब मारे जा चुके हैं तो कोशिश ही की गई होगी, एक प्रयास किया गया होगा। बर्निंग केसेस में बिल्कुल अलग रिक्वायरमेंट होती है। बर्निंग केसेस को लेकर 250-300 लोग, जो भी आंकड़ा हो, 250 तो यही हो गए हैं, और इससे ज़्यादा अगर आंकड़ा है वहाँ पर कुछ और लोग चपेट में आए, तो ये बड़े आंकड़े को ट्रीट करने के लिए किसी अस्पताल में बर्निंग डिपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं होता किसी एक अस्पताल में। खैर, क्योंकि हम जानते हैं कि सबके सब इसमें मारे जा चुके हैं, तो ऐसे में अब कुछ गंभीर रूप से घायल लोग होंगे, उनका निश्चित तौर पर इलाज चल रहा होगा। बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके परिवार के सुपुर्द किया जाएगा, और ये सुपुर्दगी होगी डीएनए चेकिंग के ज़रिए। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। अभी आप समझ लीजिए आज की रात हो, कल हो, ये अभी काफ़ी समय लगने वाला है। इसमें 2-3 बातें हैं। जो मारे गए हैं उनकी डिटेल्स आपके सामने आएंगी, एक एक करके उनकी कहानियाँ सामने आएंगी, और कुछ कहानियाँ बहुत दर्दनाक होंगी जो हमें रुला भी जाएंगी। वैसे तो हर एक का मारा जाना, पूरा देश इससे दुखी है, ये हमको दुख से भरता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कहानियाँ होंगी जिन कई लोगों के सपने होंगे, कई बच्चे अपनी एजुकेशन के लिए जा रहे होंगे। वो मैं 50-60 डॉक्टर्स के बारे में, वो इस प्लेन में सवार नहीं थे। दुर्भाग्य देखिए कितना डबल डोज के साथ आया है कि उन युवा डॉक्टर्स जो इंटर्न डॉक्टर थे, उनके हॉस्टल पर जाकर ये प्लेन गिरता है, उनकी क्या हालत हुई, उनमें कितने मारे गए। 50-60 के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, हालांकि पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन जब इसकी भी पुष्टि होती है तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद कई दर्दनाक कहानियां आपके सामने आने वाली। आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए एक टेक्निक होगी जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। तो जिन लोगों को अगले कुछ घंटे में लंदन पहुंचना था, उनके साथ अगले 5 मिनट में ही क्या हो गया, ये सब नियति का खेल है। खैर, सेना की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, तमाम अधिकारी, एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है, और जिस तरीके से आइडेंटिफाई करने की बात है, डीएनए सैंपल्स की बात सर ने भी बताई, तो वो तमाम चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ उनको किया जाएगा।
भारत एक्सप्रेस भी तमाम उन परिवारों के प्रति, उन मृतकों के प्रति अपनी संवेदना और उनके परिवार जो तमाम लोग वहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है। पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर है और लगातार लोग उन परिवारों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लगातार इस घटना की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, भारत एक्सप्रेस के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।